हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इसी के साथ हम वापस आ चुके हैं अपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को लेके। आई होप आपने पुराने दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं, तो उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर पे आए हो। अगर आप नहीं आए हो, अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले जाके पहले दो लेक्चर्स देखो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद शेयर करो इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ आप सबको नॉलेज मिले और आप सबको नॉलेज बटे। शेयर करोगे वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको दिखाओ कि हाँ भाई, आजकल इकोनॉमिक्स को हम ट्यूशन नहीं, हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो पहले दो चैप्टर्स के अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी वो हमको समझ आ चुका है। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1990, देखो 1950 से लेके 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे 1991, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे इंडिया के लिए, बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट थी बिकॉज ऑफ नरसिम्हा राव जी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उनकी वजह से हमारे देश के अंदर आ गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हमको इस चैप्टर के अंदर यह जानना है कि हाँ, अगर सब कुछ सर चल रहा था उस समय, हम आज़ादी होने के बाद हमारे देश में सब कुछ चल रहा था, तो ऐसे क्यों अचानक से ऐसा क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स को लेके आगे क्या इंट्रोडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किए। देखो, मैंने आपको बता दिया, हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे उस समय मनमोहन सिंह जी। इन दोनों ने मिलकर 1991 में रिफॉर्म्स लेके आए। अब 1991 में रिफॉर्म्स तो आए, उससे पहले 1980s के अंदर ही इसका सेटअप शुरू हो गया था। 80s के अंदर, लेट 1980s में, 1990s में, इस समय ना बहुत दिक्कतें आ रही थी इंडिया के अंदर। उस वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो था ना, वो एज उस लेवल पे पहुंच गया था कि इंडिया के पास ना इंपोर्ट कवर नहीं था। क्या नहीं था अपना? इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर को पता क्या बोलते हैं? अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में जैसे अभी कोरोना लगा था, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, आप आपके मम्मी पापा कभी कभी बोलते होंगे, यार हमारे पास खाने को पैसे नहीं रहे, ठीक है ना, अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन और खा सकते हैं मतलब कि 3-4 दिन के। वैसे हमारे पास इंपोर्ट कवर जो था ना, वो 2 हफ्ते का रह गया था उस समय, कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पैसे थे इंपोर्ट्स जो आ रहे थे। देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट होता है कि सामान देश से बाहर जाना, इंपोर्ट होता है देश से सामान, दूसरे देश से सामान इधर आना। हमारे पास जो सामान आ रहा था ना, उसके पैसे देने के लिए भी नहीं बच रहे थे। ऊपर से हमारे यहाँ पर जो करेंसी थी उसकी वैल्यू खत्म हो रही थी, इंडियन रुपी की वैल्यू कुछ नहीं रही। ये भी हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये सब रीजंस की वजह से 1991 पे एक ही रास्ता रह गया कि हाँ भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ले आओ। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे ना, वो आए थे दो लोग, ठीक है ना। हम इंडिया के पास तो कुछ था नहीं, इंडिया गया बाहर लोन मांगने हम जाते हैं, तो वैसे वर्ल्ड बैंक था और इंडियन मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन मॉनेटरी फंड, इन दोनों के पास हम लोग गए। इन दोनों ने हमको बोला, हमने इनसे मांगे $7 बिलियन, $7 बिलियन हमने इनसे मांगा लोन। तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो तेरे को दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुझे ना अपने इंडिया के अंदर ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने। वो बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि क्या? वो बोलते हैं कि तुम्हारे उधर ना हम देखते हैं गवर्नमेंट का रोल, GOVT, गवर्नमेंट का रोल, GOVT लिखता हूं मैं, गवर्नमेंट का रोल जो है ना, वो इतना ज्यादा है ना कि प्राइवेट सेक्टर उधर कुछ नहीं कर पाता। प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल नहीं है जितना गवर्नमेंट सेक्टर का। तो आपको क्या करना है इंडिया वालों, आपने यहां पर ना गवर्नमेंट के रोल को कम करना है, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर करना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको प्राइवेट सेक्टर को, PVT, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है, इनको बढ़ावा देना है ताकि ये लोग हमारे यहां पर काम कर सके। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है, अपने यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आपने, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंडिया वाले क्या कर रहे थे, वो लोग कोटास और टैरिफ्स लगा रहे थे। कोटा और टैरिफ उन्होंने लगाए कि हाँ भाई, जो दूसरे देश से सामान आता है ना, उस पर कोटा लगा दे कि इतना ही सामान आ सकता है, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ना, उन लोगों को ना फायदा हो, उनको कंपटीशन ना फेस करना पड़े। उसकी वजह से क्या होता था, अब देखो, डोमेस्टिक वाले कंपटीशन ना फेस कर सके, अब होता क्या था, देखो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ,
मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई कंपटीशन तो है नहीं है, मैं उनको किसी भी क्वालिटी में सामान दे दूँ, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, मैं दे रहा हूँ ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। ताकि यही चीज़ खत्म हो, आप कंपटीशन को आने दो ताकि आपके उधर की क्वालिटी ठीक रहे। बोलते सर ठीक है, ये सब तो इससे हमें फायदा हो जाएगा। तो इसलिए हमको 1991 में इन सब के बारे में बात की। अब हम इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो, सिंस इंडिपेंडेंस हमको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती, इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिज्म इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे, हाँ या ना। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने बोला देखो, कुछ सोशलिस्ट ना इस चीज़ का बेनिफिट बताते थे, कुछ बोलते थे भाई इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। अच्छा सर, फायदे क्या क्या बताए। सम स्कॉलर आर्ग्यू दैट दिस पॉलिसी रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ रूल्स एंड लॉ व्हिच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी एंडेड अप इंस्टेड इन हैम्परिंग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब कि इतना गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल था, गवर्नमेंट कंट्रोल इतना था कि भाई ये लोग क्या करते, अपने हिसाब से सब कुछ करते थे। हम प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अगर वो प्राइवेट सेक्टर भी होता तो वो अच्छे से होता। कुछ लोग ये बोलते, कुछ लोग बोलते कि हाँ भाई इंडिया की डेवलपमेंट हुई क्योंकि इंडिया तो जीरो था, इंडिया तो आज़ादी के टाइम पे जीरो था, तो इसका मतलब इंडिया तो डेवलप हुआ है। देखो इंडिया के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी तो आई भाई, ये तो हम एग्री करते हैं। पहले हम जो डिपेंडेंट थे यूएसए वगैरह पे वीट के लिए, ग्लोबलाइजेशन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उस समय इंडिया को तो फायदा हो गया कि हाँ भाई ये सबको तो फायदा हुआ, ठीक है ना। एक्सपेंशन हुई है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रीज भी थोड़ी सी खुल गई थी, ये तो फायदा भी हुआ यार। आप लोग क्यों कह रहे हो कि इसका नुकसान ही हुआ, ठीक है, ये बातें भी हो गई। लेकिन अब इसके अंदर ये बताया कि 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हम उसको बीओपी क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि इंडिया के पास ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हाँ भी ट्रांजैक्शन जो वर्ल्ड के साथ रिलेटेड हो, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होती हो, तो वो बातें होती थी कि हाँ भाई यहाँ पे इंडिया के पास तो इतना कुछ है ही नहीं है कि वो अपने पास इंपोर्ट कर सके। इंडिया की तो वैल्यू ही नहीं है करेंसी की, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया के अंदर इतना गंदा क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमिक। तो हाँ भाई उसके ऊपर से उधार अलग चल रहा है, गवर्नमेंट ने उधार अलग ले चुके हैं, गवर्नमेंट अच्छा खासा लोगों से पैसे मांग रही, टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हमारे यहाँ के, ये सब कुछ बढ़ गया, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सब कुछ, सारे पैसे बहुत बढ़ गए थे, सब इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। ऊपर से ये सब तो हो रहा था, प्राइसेस ऑफ गुड्स भी, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस ऑफ ये जो हम लोग रोटी चावल कहते हैं उनके प्राइस भी इंक्रीज हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए थे इंडिया के भाई, ठीक है ना। अब ये सब कुछ होने के बाद, ठीक है, अब देखो यहां तक हम पहुंचे कि हाँ भी एक्सटर्नल डेट था, गवर्नमेंट वाज नोटेबल टू मेक रीपेमेंट्स देने थे, कि अपने पैसे भी देने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अपने मिनट। अब देखो पैसे बाहर उधार लिए, अब डॉलर में पैसे वापस भी देने पड़ेंगे, वीट मंगाते तो देने पड़ते थे, सब कुछ डेट वगैरह था, तो वो सब हम कर रहे थे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारे देश के ना पैसे बचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे देश ने, हम इंडिया ने यूएसए को सामान दिया, इंडिया ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया कुछ, अब जो पैसे, अब यूएसए जो देगा वो तो डॉलर में देगा, अब वो जो पैसे आएंगे ना वो हम इसके अंदर रखेंगे फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। इंडिया के पास ये भी खत्म हो गया था क्योंकि इंडिया ने इतना इंपोर्ट मंगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब वो क्या करते, इंपोर्ट क्या क्या करते थे, पेट्रोलियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, सब इंपोर्ट करना पड़े इंपॉर्टेंट आइटम्स, वो भी खत्म होना शुरू हो गए भाई, ठीक है। अब फर्दर ये क्या हुआ कि राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, आटा दाल चावल इनके भी प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने, एक टाइम आया फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर, अब देखो पहला बताया पहले 1980 से पहले क्या हो रहा था। अब 1980 से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1980 से पहले कि फाइनेंशियल क्राइसिस की जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ ना, जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ था क्यों, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से। हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट थी ना, इट वाज नॉट सो गुड, हमारे यहाँ पर जो लोग थे वो इतने खुश नहीं थे, इनएफिशिएंसी काफ़ी थी काम करने के लिए, यहाँ पर लोग के पास इतना स्किल नहीं था, इतना लेवल नहीं था, सबसे पहला रीज़न ये था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। दूसरा क्या हुआ, अब दूसरी पॉलिसी जो हमको चला रहे थे हम लोग देश वाले हमारे, अब गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, टैक्सेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब ये सब कुछ तो चल रहा है, इतना खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट। अब एक टाइम हुआ जब देखो, अब एग्जाम्पल, अब खर्चा हो गया ज़्यादा, एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन इनकम। सर ये कैसे हो सकता है,
एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम्पल लो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको क्या होता है कि आपकी जेब में 100 रुपये है, खर्चा आप 150 कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि यार हम 50 रुपये सर अपने पापा से उधार मांग लिए, मम्मी से पैसे मांग लिए, हमने फिर अपना 150 पूरा कर लिया। वैसे ही सरकार ने क्या किया, सरकार चलेगी अपने मम्मी पापा पास, वो है बैंक। सरकार गई बैंक के पास, बैंक से उन्होंने मांगे लोन मांगे बैंक से उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज को एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया। ठीक है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट बोरोस टू फाइनेंस फॉर डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिसिट मींस कमी, कमी, हमारे पास कमी थी तो हमारे पास डेफिसिट था। ठीक है, ये वर्ड्स जरूरी है जानना, ये वर्ड्स ये मत करना कि हम बड़ा मुश्किल वर्ड है, डेफिसिट। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल ऑफ कंट्री एंड इंटरनेशनल। अब कंट्री से कैसे उन्होंने पैसे लेना शुरू किया, टैक्स बढ़ा दिए हमारे यहाँ पर, सरकार ने और पैसे एंटरना शुरू कर दिए, फीस बढ़ा दी। ठीक है, फ्रॉम विद इन द पीपल, इंटरनेशनल फाइनेंस मतलब बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, हम सबके पास जा रहे थे, भाई उधार दे दो थोड़ा सा। ठीक है ना, व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम वी पे इन डॉलर्स। ऑब्वियसली बात है, हम ऑब्वियसली बात है, मैंने यूएस से कोई सामान मंगाया, यूएसए से सामान आएगा, क्या वो इंडियन रुपी में लेगा? नहीं, वो डॉलर में पैसे लेगा, वो चीज़ होती है। तो वो भी एक नुकसान हो गया कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू कुछ नहीं थी, वो भी नुकसान हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो पॉलिसीज चल रही थी हमारे देश में, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, कोई ना पॉलिसीज, इवन तो रेवेन्यूज वर लो, तब भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अनाज बांट रही थी लोगों को, सब्सिडी दे रही थी लोगों को, वो सब चल रहा था, वो सब बंद नहीं हुआ कभी, वो सरकार तब भी चला रही थी। लेकिन अब इतना कुछ हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी, पॉवर्टी इतनी थी, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी ना, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हाथ बन चुके थे इंडिया के। ठीक है, अब हमको, लेकिन हमने स्पेंडिंग नहीं रोकी, तब भी हम लोग खर्चा कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट तब भी खर्चा कर रही थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके वो उन्होंने बहुत पैसे उड़ा दिए। उनके पास लास्ट ऑप्शन रह गया, एक ही चीज़ रहेगी कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट अब स्पेंडिंग कर रही है, अब जहाँ पर उनको ना बड़ी जगहों से ना इतना ज़्यादा पैसा रिटर्न तो मिल। अब मेरे को बात बताओ, देश के अंदर डिफेंस है, डिफेंस से हमें पैसा, डिफेंस पे तो एक्सपेंडिचर ही होता है ना, डिफेंस पे तो खर्चा ही कर सकते हो, डिफेंस से हमको सेफ्टी मिलती है, डिफेंस से हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो भी चीज़ थी। अब सोशल सेक्टर्स में भी करना था, हाईवे बनाने थे, रोडें बनानी थी, डिफेंस खर्चे करने थे। अगर देखो मैं बोलूँ हाईवे बनाने हैं, रोड बनानी है ना, हाईवे रोड, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, कैपिटल बना रहे हैं जो आगे 10 साल तक हम यूज करेंगे, 20 साल तक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें नहीं रुक सकती थी, तो ये भी हो रही थी हमारी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट की पीएससीज थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, उससे भी रिटर्न नहीं आ रहा था। भाई वो तो बाबू लोग हैं, बाबू ऐसे बैठते हैं, हेलो बाबू ऐसे बैठे होते हैं कि हाँ भाई, ऐसे बैठते थे वो लोग। ठीक है, उनको भी इतना फर्क नहीं पड़ता था, वो भी चीज़ आ रही थी। उसके साथ ये सब चल रहा था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो पहले ही खत्म हो रहा था, और हमारे यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर नहीं सकते थे, हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं कर, एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते दूसरे देश से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाए, हम वापस किसी अंग्रेज के गुलाम बन जाए, ये सब भी नुकसान थे। 1980s के ख़त्म होते होते ये चीज़ें और बढ़ गई और नुकसानदायक हो गई, और हमको इंडिया को प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहला प्रॉब्लम इंडिया को आ गया कि ना एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ गए। एसेंशियल गुड्स का मतलब हो गया हमारे रोटी कपड़ा, ठीक है, रोटी का, ठीक है, आटा दाल चावल जो रेगुलर, नमक, इनके प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। सब्जी जो रेगुलर यूज़ पे, हमारे घर में जो चीज़ें रेगुलरली यूज़ होती हैं उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मार्जिन, ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो गया कि गवर्नमेंट 100 खर्च रही थी, इनकम उसकी 10 की थी, वो भी होना शुरू हो गया। इंपोर्ट्स जो थे हमारे बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खुले, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए हम चाहते थे ग्रोथ हो, ग्रोथ होती कि हमको मशीनरी चाहिए, मशीनरी चाहिए तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से दूसरे देश से मंगाना पड़ता था, इंपोर्ट करते थे, पैसे नहीं थे भाई इंपोर्ट के पैसे देने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था हमारे पास, कैसे देते उनको डॉलर में पैसे, वो भी हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिक्लाइन हो गए हमारे पास। मैंने आपको बताया 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर था, इंपोर्ट कवर मतलब 2 हफ्ते के लिए थे पैसे हमारे पास इंपोर्ट्स के देने के लिए। उसके बाद हमारे पास कोई ना बंदा पैसे देने के लिए नहीं था, कोई इंटरनेशनल फंडिंग भी नहीं दे रहा था कोई हमको। हम किसी का बाहर पैसे मांगने आते बोलते नहीं भाई नहीं देने तेरे को पैसे। अच्छा, इतना नुकसान। ये जब सब कुछ हो गया, फिर इंडिया वाले के एक ही रास्ता रह गया इंडिया का, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इनके पास चले गए, $7 बिलियन का लोन लिया उन्होंने। हमसे शर्तें रखी कि हाँ भाई प्राइवेट का रोल बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर का रोल आपके इधर बढ़ना चाहिए। $7 बिलियन, ये देखो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, $7 बिलियन का लोन मिला हम लोगों को। मैनेज क्राइसिस वगैरह सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपको रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कि जैसे आपने जो कोटा वगैरह लगाए हैं टैरिफ, उनको हटाओ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप अपने इधर अपना लो। इंडिया ने बहुत खुशी खुशी कर लिया इस चीज़ को फॉलो, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे। डर भी था कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बहुत लोग रह जाएंगे, लेकिन एक तरफ से एक होप आ गई थी, उनको चल गया था पता कि क्वालिटी इंप्रूव कर पाएगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारा काम शुरू कर लेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या करना है हमको आगे, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री शुरू कर लेगी करना, ठीक है। जो पॉलिसीज थी हमारी वो हम लाए दो किस्म से। देयर वर टू मेजर्स क्या क्या थे। सबसे पहला मेजर था हमारे यहाँ पर स्टेबलाइजेशन या शॉर्ट टर्म, मतलब कि जो छोटे समय के लिए हम चीज़ें करेंगे, एक एक साल के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी आपकी है, जो आपकी देश की आपकी जो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, देखो फिस्कल पॉलिसी बनाती है सरकार, ये गवर्नमेंट बनाती है। जो बजट हम सुनते हैं ना, ये वो है। अगर शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, ये फिजिकल पॉलिसी हमारी सरकार बनाती है, जिसमें हमारे सरकार बजट लिखते हैं कि हमें इतना खर्चा करना है इस साल, इस सेक्टर में इतने पैसे देने हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो बनाते हैं कि इस समय बैंक का ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इस समय सीआरआर, करंट कैश रिजर्व रेशियो, ये वर्ड्स आएंगे आपको आगे 12th के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमको ये जानना है कि ये चीज़ें थी मॉनेटरी, ये जो चीज़ें इनको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर, जो एक साल के अंदर पॉलिसीज बदल के हमको फ़ायदा कराएंगे, ठीक है। कि हमको फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ठीक करनी है। एक थे स्ट्रक्चरल जो लॉन्ग टर्म थे, मतलब कि जो 1 से 5, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं वो बनती है 10 साल की, ट्रेड पॉलिसी बनती है 10 साल की। इन सबको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सबको हमने सुधारना, ताकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी, हम लोग कैसे गुड्स बनाएंगे, कि वो सब कुछ हमने डिसाइड करना शुरू कर देना। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ जानना। बच्चों याद रखना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं मार्क करता हूँ ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरे को कोई शौक नहीं है तो आपको ऐसे कि हाँ भाई ये कलर मैंने ऐसे कर दिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तभी मार्क है ये, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे उनके 3 ब्रह्मास्त्र के ऊपर जो उन्होंने हमको दिए। हमारी सरकार ने, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम करेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अपने यहाँ पर स्टेट, जहाँ जहाँ वर्ड यूज होगा स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये वाले बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेम चीज़ है। उन्होंने बोला कि स्टेट का कंट्रोल या गवर्नमेंट का कंट्रोल को है ना, जो हमारे देश पे, जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, उसको कम करो, प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ। हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर बहुत इस चीज़ का था कि हाँ भाई वो लोग अपना काम करते थे। इससे पहले जब सरकार आई उन्होंने सारा गवर्नमेंट को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को इतना काम नहीं दिया। गवर्नमेंट को सब कुछ आ गया, उन्होंने अपनी एंटरप्राइजेस खोली, उनको नहीं फर्क पड़ता था, वो अपने हिसाब से काम करते रहते थे भाई। वो बाबू लोग बैठे होते थे, वो बोलते थे हम अपने हिसाब से करेंगे। जैसे उन्होंने स्टेट का कंट्रोल कम किया, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ यूज हुई, उन्होंने सबसे पहले किया डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब पहले क्या होता था, इंडिया के गवर्नमेंट के पास था मैक्सिमम इंडस्ट्रीज का होल्ड था, लाइसेंस राज था, ठीक है ना। इस लाइसेंस राज को खत्म करना है भाई, लाइसेंस राज को खत्म करना है, जो परमिट सिस्टम है ना उसको खत्म करना है। हमने बोलना कि भाई सब अपना परमिट ले सकते हैं, सब जा सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं। पहले सरकार के पास सारा इंडस्ट्रीज थी, पहले सरकार के पास सारी इंडस्ट्री थी, बाद में ये इंडस्ट्रीज को डीरेगुलराइज किया, बाद में सरकार के पास कुछ इंडस्ट्रीज रह गई उनके हाथ में, वो धीरे धीरे करते। अब के टाइम पे तो सिर्फ 2 हैं। अगर मैं बोलूँ आपको, अभी जब मैं 2024 में आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सरकार की 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक है रेलवे, एक है न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर में, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, ठीक है। ये जो 2 इंडस्ट्री है ना, 1 और 2, ये जो 2 है रेलवे, इसमें 100% हिस्सा सरकार का है, प्राइवेट कंपनी कोई नहीं चला सकती इस चीज़ को, ये याद रख लेना पहले, ठीक है। अभी के टाइम पे इसकी बात है, लेकिन इससे पहले सारी थी। बीच में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, देखो पहली चीज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दैट इज टू गेट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म, डिसाइड। पहले हम सरकार से मांगते थे सब कुछ कि हाँ भाई सरकार बोलती थी खोलो, सरकार बोलती थी बंद करो। दूसरी चीज़ प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया हुआ था।
तीसरी चीज, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो कहते थे भाई कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमने बोलबाला रखा हुआ था कि हाँ भाई ये चीजें आप बना सकते हो, ये आप बनाओ, ये आप बनाओ, ठीक है। चौथी चीज, कंट्रोल ऑन प्राइस, ये भी सरकार का था, ठीक है। 1991 के बाद क्या हुआ, सरकार की बहु जगहों से उनको ना बहुत जगह सरकार को हटा दिया, सिर्फ कुछ जगहों पे सुट्टेबाज लोग अल्कोहल, शराबी, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल्स, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाइयाँ, सिर्फ यही जगह थी जहाँ पर सरकार को सरकार का काम था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब के टाइम पे ये सिर्फ दो ही जगह रह गई हैं कि हाँ भाई जो है हमारी एटॉमिक एनर्जी और रेलवे जो सरकार की है, ठीक है। मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा डी रिजर्व कर दिया, उनको बोला कि भाई थोड़ी चीज़ें हैं जो आपसे हटा रहे हैं हम लोग, आपको तो इतनी ज़्यादा चीज़ दे दी, अब आप थोड़ी कम कर लो, वो भी हो गया। और उसके साथ साथ मार्केट को बोल दिया, पहले सरकार एक प्राइस बनाती थी जिसको हम बोलते थे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, सरकार बोलती थी इस प्राइस पे बेचो, ये हमने बना के आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया ये बोलते थे कि भाई जहां पर डिमांड और सप्लाई मिलेगी उस प्राइस पे हम बेचेंगे, इस प्राइस पे, और ये क्वांटिटी हम बेचेंगे। मार्केट फोर्सेस को बोल दिया कि भाई अब से आप करो, वो बोलते थे ठीक है सर, ये हमने कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोला फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करो। फाइनेंशियल सेक्टर्स मतलब कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये सब सारी जगह है ना, इस पे हमारा सिर्फ हाथ है आरबीआई का। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का, हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई। बोलते थे भाई ये जो है ना, ये एक रेगुलेटर है। हम बोलते हैं ना रेगुलेटर क्या होता है, घर पे फैन लगा, उधर एक स्विच होता है गोल घुमाने वाला, उसको घुमाते हैं तो फैन तेज होता है, उसको पीछे करते हैं फैन स्लो होता है, उसको 0 पे करो 1 पे करो, उस हिसाब से स्पीड होती है। मतलब कि वो रेगुलेटर का मतलब है वो कंट्रोल कर रहा है फैन को। वैसे ही जो आरबीआई था ना, वो कंट्रोल करता था फाइनेंशियल मार्केट को। उनको बोला गया कि भाई आप जो हो ना, आप एक रेगुलेटर नहीं हो, आप एक फैसिलिटेटर हो। आपका जो रोल है ना, दैट इज ऑफ फैसिलिटेटर, इंपॉर्टेंट वर्ड। कि ये बोला मेजर फाइनेंशियल सेक्टर वाज रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई, रेगुलेटर नहीं, अब वो फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर है वो, कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वो अब डिसीजन आरबीआई से कंसल्ट करके, पहले आरबीआई जो बोलता था वही करना पड़ता था, अब आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं, अब करो। एक ये चीज। दूसरी चीज हुई, आप प्राइवेट बैंक बनाओ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुले, जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर है, ये खुला। एक्सिस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है। ये सब हुआ तभी ये खुले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले क्या होता था, पहले जो क्या होते थे बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अलाउ नहीं करते थे देश में। उसके बाद इसको बोला गया कि भाई ये अलाउ करो, बैंकिंग सिस्टम में 74% अलाउ है ये, अब तो 100%, अब 74% तक लेके आ गए। उसके साथ बैंक्स को फ्रीडम है अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए बिना पूछे आरबीआई से, भाई अब वो नया ब्रांच खोल सकते हैं, ठीक है। जो एफआईआईज हैं, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सबको अलाउ किया, अब घुसो अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सबको भी अलाउ करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अब ये हुआ, उसके बाद टैक्स के रिफॉर्म होना शुरू हो गए। टैक्स के रिफॉर्म सर, टैक्स के रिफॉर्म मतलब अब टैक्सेशन क्या था हमारे यहाँ पर ना, दो किस्म के टैक्स अलाउ होते हैं। देखो, एक होता है डायरेक्ट, यार इसको ना मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ फिर आपको ना, हाँ देखो, एक होता है हमारे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। एक होता है हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है, देखो समझ लो ध्यान से, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिसका बर्डन आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जो मर्जी हो जाए, आपका इनकम टैक्स मैं नहीं पे कर सकता, आप मेरा इनकम टैक्स नहीं पे कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट जो अब खत्म हो गया, अब आ गया जीएसटी। देखो हम जब बिल लेके आते हैं, ठीक है ना, समझ लो आप लेके आते हो, आप लेके आए हो आईफोन, ठीक है, आईफोन का प्राइस था आपको 1 लाख रुपए का, ठीक है। जब बिल कटता है ना, जब बिल कटता है वो लिखा होता है कैसे कि हाँ भाई, वो लिखा होता है समझ लो 95,000 का ऐसे है, 5,000 का टैक्स है, वो सरकार ने आपसे ही लिया, दुकानदार ने वो चीज़ आपसे ही ली है, दुकानदार ने वो 5,000 आपसे लिया है, तो वो है आपका टैक्स, इनडायरेक्टली दुकानदार ने आपसे लिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये दो किस्म के टैक्स होते थे। अब उस समय क्या होता था, ये जो दो किस्म के टैक्स है ना,
ये काफ़ी ज़्यादा हाई थे, ठीक है। उस समय डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का इतने ज़्यादा हाई थे कि लोग ना बोलते थे भाई कैसे करेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उनको बोला गया कि आपको ये टैक्स रेशियोज कम करनी है। पहले क्या था, समझ लो 30% टैक्स ले लिया, फिर हुआ 25। अब के टाइम पे देखो टैक्सेस जो हैं वो कम हो गए हैं, पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया है टैक्सेस के अंदर, वो चीज़ भी हो गई। ग्रेजुअली इनको रिड्यूस करना है। उसके साथ साथ इंडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी ऐसे किया कि हाँ भाई इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को लेके आए, जो टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था, वर्ड होता है कास्केडिंग इफेक्ट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? आपने कभी वो देखा है डोमिनियोज होते हैं ना, एक होते हैं कि हाँ भाई ऐसे एक बनाया होता है, फिर एक ऐसे गिराया होता है, फिर एक ऐसे बनाया होता है, फिर एक ऐसे बनाया। एक को गिराओ तो सारे ठक 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 कर नीचे गिरते शुरू हो जाते हैं, ऐसे करके ठक 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 ठक, ऐसे खड़े होते हैं, फिर ऐसे ठक 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 नीचे गिर जाते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसको कैसे हम बोलते हैं, देखो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, सरकार क्या करती थी, समझ लो एक बंदा है, उसने 100 रुपये का सामान बनाया, इससे लिया टैक्स 10 रुपये, ठीक है। अब इस बंदे से हो गया 110 रुपये का सामान, इसने आगे बंदे को दिया, उसने इसमें कुछ वैल्यू डाली, समझ लो इसने बनाए थे लकड़ी, इसने आगे इसका एक सोफ़ा बनाया, इसका प्राइस ने रख दिया समझ लो 200। सरकार इस पर भी टैक्स ले रही है, 200 पे भी। भाई उसने तो टैक्स दे दिया है, तो उस पर 200 पे क्यों टैक्स ले रहा है? तो इसने जितना 90 रुपये ऐड किया है, समझ लो, जैसे कि वापस मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 100 रुपये की लकड़ी थी, सरकार ने 10 रुपये का टैक्स लिया, 110 रुपये की पड़ी। इस बंदे ने आगे ये लकड़ी बेची, ठीक है ना, 120 रुपये की, 10 रुपये प्रॉफिट कमाया। यहाँ तक समझ गए? चलो भाई, यहाँ तक समझ गए तो अच्छी बात है। चलो 120 रुपये तक समझ गए ना। अब देखो वापस लिख के बताता हूँ मैं, रुको, ये ज़रूरी है जानना यार, ये चीज़ें जान लो। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, लकड़ी थी, बंदे ने 10 रुपये सरकार को दिए, 110 की उसको पड़ी, उसने प्रॉफिट कमाया समझ लो 20 रुपये, 130 रुपये में उसने बेची। इसी लकड़ी को एक फर्नीचर वाले ने लिया 130 रुपये का, उसने इसको बनाया, इस पर काम किया, सोफ़ा शोफ़ा, इसका उसने सोफ़ा शोफ़ा बनाया, समझ लो उसने 70 रुपये अपनी तरफ से ऐड किए, उसने 200 रुपया उसका बना। सरकार आई, बोलती भाई तू 200 रुपये पे मुझे 10 रुपये टैक्स दे। बंदा बोलता था यार कैसे होता क्या था? अब 200 रुपये में उसने टैक्स दिया, 210 रुपये का बना, उसने आगे बेचा समझ लो 300 रुपये का, उस बंदे ने इस पर थोड़ी वैल्यू ऐड की 100 रुपये की, ये चीज़ पे फिर 400 बन गया। सरकार ने 400 पे भी टैक्स लिए, 10% का 40 रुपये का, 440 रुपये का सामान। कितने बड़े टैक्स लिया सरकार ने? इधर भी टैक्स लिया, ये भी टैक्स लिया, ये भी टैक्स ले रही है सरकार। क्यों? ये होता है कास्केडिंग। उन्होंने बनता ये था कि बंदे से आपने 100 रुपये पे जब 10 रुपये का टैक्स ले लिया है, ठीक है, अब 110 का ये सामान बना, अब इसी पे थोड़ी टैक्स लगना चाहिए यार। अब टैक्स लगना चाहिए जब इस बंदे ने इस पे, समझ लो इस बंदे ने 130 रुपये पे 70 रुपये का काम लगाया। अब बनता कायदे से, कानून से ये था कि उसने 70 रुपये की ये वैल्यू उसने ऐड की थी, अब 70 रुपये पे टैक्स लेना चाहिए था ना सरकार को। सरकार ने पूरे पे क्यों टैक्स ले लिया 200 पे? ये चीज़ हो रही थी। जीएसटी की वजह से यही चीज़ हटी। जीएसटी बोला कि तुमने एक बारी, तुमने समझ लो 1 लाख रुपए पे तुमने 1 लाख रुपए की चीज़ ली है ना, इस पे तुमने समझ लो 10% जीएसटी दे दिया 10,000 रुपये का, तो तुम इसके बाद वापस टैक्स नहीं दोगे इस चीज़ पे। अब ये चीज़ के ऊपर टैक्स पता कब आएगा? जब इस चीज़ के ऊपर समझ लो मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ के ऊपर 50,000 की और वैल्यू ऐड कर ली, तो मैं 1.5 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा भाई। इस 1.5 लाख पे मेरा टैक्स नहीं बनता, मेरा टैक्स सिर्फ 50,000 का बनता है। इस 50,000 का मैं 10% दूंगा, 5%, 5,000 जो बनता है बस खत्म। ये चीज़ हट गई जीएसटी की वजह से। जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स, एक टैक्स लगेगा पूरे देश में। यही चीज़ें हटाई, वैट को हटा के ये चीज़ लाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हो गया 2016 के अंदर, ठीक है। उसके बाद वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये बोलते हैं इसको। चलो भाई, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने जो टैक्स के प्रोसीजर्स है ना, ये जो लोग लाइनों में लगते हैं, इतना ताम झाम है, इतने ये बनाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें वगैरह, इसको हटाओ। ऐसा सिस्टम बनाओ जो बड़ा इजी हो, सिंगल विंडो के अंदर एक ही जगह पे आप सारा कुछ काम कर पाओ, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको इधर से उधर जाने की, ये सब काम करने की, ठीक है। ये चीज़ें भी हो गई। फिर उसके बाद बात की उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन के अंदर ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी। उन्होंने बोला फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स करो। फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स कौन कौन से उन्होंने बोल दिए कि हाँ भाई, सीधे उन्होंने बोल दिया, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एक्सटर्नल सेक्टर वाज टू मेड इन फॉरेन एक्सचेंज।
1991 के अंदर क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, रुपी की वैल्यू कम हो गई थी, मतलब कि रुपी की वैल्यू डी वैल्यूड का मतलब है, डी वैल्यू मतलब कि हमारी जो वैल्यू थी करेंसी की बहुत गिर गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ दिस लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लोग यहाँ, अब सीधी बात है करेंसी की वैल्यू गिर गई है, लोगों के इधर पैसे ज़्यादा डालने शुरू हो गए, लोग उन्होंने यहाँ पैसे डालना शुरू कर दिए, ठीक है ना। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू, मतलब कि और थोड़ी वैल्यू थोड़ी इंप्रूव करना शुरू की इन्होंने फॉरेन कंट्रोल के अंदर, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स में। तो अब जो है मार्केट्स जो है डिफाइन करती है एक्सचेंज रेट्स को भी, जो हमारा डिमांड सप्लाई है वही डिसाइड कर रहे हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स भी बोले उन्होंने, सीधी सी बात, उन्होंने बोला कि अपने देश में आप लोग नई मशीनरी लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा दो, इंपोर्ट्स बढ़ाओ, ताकि ना आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका नाम है, पूरे वर्ल्ड को ट्रेड कर सको आप, ठीक है ना, कि कंपटीशन बढ़ाओ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, अपने यहाँ पर लेके आओ सामान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एफिशिएंसी आएगी लोकल इंडस्ट्रीज में। क्योंकि क्या हो रहा था, देखो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ ना, मैं बोल रहा था कि भाई मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है, मैं ये सामान बना रहा हूँ, मैं चाहे अपनी क्वालिटी जैसी मर्जी रखूँ, मैं दे दूँ लोगों को। फॉरेन मार्केट जब क्वालिटी देती थी ना, वो बोलती थी वाओ, इन 1 क्वालिटी देती थी कि हाँ यार ये क्वालिटी है, ये चीज़ भी आना शुरू होगी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फॉर इंडस्ट्रीज, अब इंडिया क्या करती थी, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी इंपोर्ट पे, उसकी वजह से क्या होता था, एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही थी, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का थोड़ा स्लो चल रहा था सारा काम। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कम करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, टैरिफ कम करो, कोटा कम करो, लाइसेंसेस कम करो, इतना इतना ज़्यादा तामझाम जो तुमने किया ना उसको हटाओ, इधर आओ वापस बैठो। अब जो उसके बाद लाइसेंसिंग हमारी यहाँ पर अबॉलिश कर दी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कहते भाई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले इंडिया लाइसेंस ही नहीं देता था, इसको हटाया। क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी हटाई इन्होंने इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स के से 2001 में। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी हटाया, कहा कि कॉम्पिटिशन अच्छा हो, ये सब तो हुआ। ये लिबरलाइजेशन की कहानी है, मतलब कि क्या क्या सरकार ने हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में काम किया, फॉरेन एक्सचेंज में काम किया, सरकार ने टैक्स के अंदर काम किया, सरकार ने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डीरेगुलेशन किया, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ। इसके बाद सरकार आ गई प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है मेरे बच्चों, प्राइवेटाइजेशन देखो समझ लो ये एक कंपनी है, 100% सरकार की है। अब इस सरकारी जगह को ना हम 2 जगह से हम चीज़ कर सकते हैं, या हम इसको प्राइवेटाइजेशन कर दें, या हम इसकी डिसइन्वेस्टमेंट कर लें। अगर कोई बच्चा किसी ने कभी बजट सुना या ये वर्ड सुने ना, बड़ा कंफ्यूज होता है, आज इसको दूर करते हैं। देखो समझ लो हुआ क्या है, सरकार अब इसमें से कुछ जगह बेची है, थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया 100 की 100% कंपनी को कन्वर्ट करके हमने प्राइवेट कंपनी बना लिया है, मतलब कि सरकार का खत्म हो गया, सब कुछ प्राइवेट का है, तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि अब जो पहले 100% सरकार की थी ना, उसमें से 51% अब प्राइवेट कंपनी की है, 49% सरकार की है। प्राइवेट का रोल ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट का रोल कम हो गया। प्राइवेटाइजेशन है 100% सरकार गवर्नमेंट की हो गई, अब 100% प्राइवेट सेक्टर की हो गई, गवर्नमेंट की 100% जो हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है शेडिंग ऑफ द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को हमने प्राइवेट बनाना है। ये सब शुरू हो गया भाई यहाँ पर देश में हमारे। अब देखो अभी क्या बजट देखो, अभी जो बजट आते हैं हमारे यहाँ पर, हर साल सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट रखती है कि इस साल हमने गवर्नमेंट सेक्टर को 150 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, 300 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज इतना नहीं अच्छे से काम कर पा रही, इतना प्राइवेट कर पा रहे थे, प्राइवेट इतना अच्छा काम कर पाते, तो इसलिए हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को ये प्राइवेट सेक्टर को जगह मिले, प्राइवेट सेक्टर इसको एफिशिएंट बनाए और ठीक है, ये चाहते थे सरकार वाले। लेकिन यार इस चीज़ का ना एक बहुत बड़ा नुकसान है डिसइन्वेस्टमेंट का। सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो कभी कभी अंडर वैल्यू करके सामान बेच देती है। समझ लो 100 करोड़ की जगह थी, प्राइवेट सेक्टर को यही जगह ना उन्होंने 40 करोड़ की बेच दी। सरकार को तो 40 करोड़ आए ना, कितना नुकसान हो गया? 60 करोड़ का नुकसान हो गया। अब यही चीज़ जो 40 करोड़ है ना, ये यूज़ जो सरकार है ना, ये पता कब करती है सरकार? जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए देश के अंदर, मतलब कि इसको हम ना एक बोलते हैं कंटिजेंसी के टाइम पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 मिनट, देखो वर्ड आता है कंटिजेंसी।
मतलब कि कोई दिक्कत आ जाएगी तभी यूज़ करेंगे, उससे पहले नहीं यूज़ करेंगे। 40, ये जो हमको 40 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से आया। अब मुझे एक बात बताओ, जो इतना इन्होंने नुकसान खाया, क्या ये इतना वर्थ इट था? इससे अच्छा ये नहीं कर सकती सरकार कि यही 40 करोड़ आगे हमको फ्यूचर डिसइन्वेस्टमेंट ना कर पाए, यही 40 करोड़ हम दूसरी गवर्नमेंट कंपनी में लगाए ताकि वहां पर थोड़ी बेटरमेंट हो जाए? ये भी हो सकता था ना सर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्या था प्राइवेटाइजेशन? देखो, it implies shedding of ownership of management of government owned enterprises. Government companies are converted into private companies in two ways, दो हिस्सों से। पहला कि गवर्नमेंट को 100% हटा दिया, 100% गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया, या फिर प्राइवेट, या फिर उसको सेल कर दिया पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को हमने सेल कर दिया बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कि उनको बेच दो, या कन्वर्ट कर लो या बेच दो। दो ही तरीके हैं। बेचना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, इसको मतलब प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू पीएससीज। मैंने आपको बोला था ना, जैसे कि 51% मैंने गवर्नमेंट को, प्राइवेट को कर दिया, 49% गवर्नमेंट को कर दिया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। पर्पस क्या था? फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़े, मॉडर्नाइजेशन आए, कि हाँ भाई प्राइवेट कैपिटल आएगी, मैनेजरियल एबिलिटीज कैपेबिलिटीज उनकी ज़्यादा, वो चीज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके लिए ना एक और चीज़ की, इन्होंने बनाए तीन किस्म की चीज़ें बनाई, महारत्नास, नवरत्न एंड मिनी रत्न्स। महारत्न आती है बड़ी बड़ी कंपनी से, इंडियन ऑयल, ठीक है ना। ये सब डिवीजन की ना इन्होंने पैसों के ऊपर डिवीजन की थी, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस इतना बता रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये ऐसे बना लो। महारत्न हो गए हमारे जो बड़ी 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 ऑर्गेनाइजेशन है, नवरत्न हो गए जो मीडियम लेवल है, मिनी रत्न हो गए बिल्कुल छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब के हिसाब से इनको भी काम करना चाहिए, ठीक है। इनको हम लोग ज़्यादा इनको मैनेजरियल ऑटोनॉमी देंगे, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देंगे कि अपने से अच्छे से काम कर सके, डिसीजंस ले सके, प्रॉफिट बना सके अपना, ये सब भी था। द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड द प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस टू इनफ्लो ऑफ फंड, एफडीआई, कि हाँ भाई इसकी वजह से हमारा, अब देखो जहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बेटर होगी, वो प्रॉफिट ज़्यादा बनाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा बनाएगी तो इसका मतलब उसके अच्छा काम होगा, अच्छा होल्ड होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं उसमें अगर मैं यूएसए में बैठता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई इंडिया में एक कंपनी है, इतनी अच्छा काम करे, इतना प्रॉफिट कमा रही है, मैं इसके ना थोड़ा सा इसमें पैसा लगाता हूँ, हो सकता है मेरे को ही मेरा पैसा अच्छा मिल जाए रिटर्न। तो इसलिए इनफ्लो ऑफ एफडीआई भी बढ़ गया था। सर ये सब तो हो गया, फिर आ गए हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आप यहाँ बैठे हो अपने, आप आपकी समझ लो कोई भाई, आपका कोई दोस्त है, आप यूएसए की न्यूज़ यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो कि फ्रांस में ये हुआ है, फ्रांस वाला देख सकते हैं इंडिया में ये हुआ है, आप यूके की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से समझ लो, आप समझ लो एप्पल का फ़ोन लेते हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता क्या है? आजकल बच्चे एप्पल का फ़ोन बड़ा यूज़ करते हैं यार। एप्पल का फ़ोन लेता है ना जो बच्चा, अब समझ लो कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, एप्पल ऑफिशियल से लोगे, कुछ कंप्लेंट करनी है, आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो, टक 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 कर करके जाते हो, आप बोलते हो कि अब ये मैंने फ़ोन तो ले लिया, क्या पता ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये तो दिक्कत आ गई भाई। फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना समझदार बच्चे होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो खोलते हैं वेबसाइट, एप्पल की वेबसाइट पर जाते हैं वो लोग, वहाँ पर देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आप IMEI नंबर डालो अपने फ़ोन का, अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है। क्या है ये? हाँ भाई सर, इसका एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर से क्या सबसे बड़ा फ़ायदा, कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इतना बेटरमेंट हुई है कि हम लोग आज इस देश के इस कोने से बैठ के दूसरे देश के किसी कोने में बात कर सकते हैं। मैच लाइव चल रहा होता है कहाँ पर? अभी यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ T20, वहाँ से मैच हम यहाँ लाइव देख रहे थे। कैसे पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस, हम सब जुड़ गए, हम सब ने मिलकर काम किया, वो सब है ये ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन सर? इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इतना आसान तो है नहीं। सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एक्टिविटीज़, कि अपने अपना जोग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ के, ठीक है ना। मैं ये पता कौन सा है, मैं वो आपने फिल्म देखी थी, एक फिल्म है रणबीर कपूर बोलता है मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ पर रुकना नहीं चाहता। ये वही है भाई, ये वही बता रहा है कि मैं उड़ना भी चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ,
ठीक है ना, मैं रुकना नहीं चाहता भाई, ये वही है ग्लोबलाइजेशन, मैं हर दुनिया का कोना घूमना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रांसजेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ के मैं आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहता हूँ, ये वो बताता है। टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन वर्ल्ड और क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। ये बोलते हैं ना, बॉर्डर तो हमने लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने तो कुछ नहीं बोला था। आउटसोर्सिंग, सबसे बड़ी चीज़। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई समझ लो मेरी ये कंपनी इंडिया में है, यहाँ पर एक मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो यूएसए का एक बहुत कंपनी में यूज़ होता है। अब मेरी हेल्प तो यही बंदा कर सकेगा ना यार, कि मैंने अपनी कंपनी में कोई दिक्कत हो गई, उस वजह से मैंने एक बंदे को बाहर से एम्प्लॉय किया। पहले क्या होता था कि समझ लो मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं दिल्ली से बंदा बुला लूंगा, अगर मैं होगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बंदा ढूंढ लूंगा, बड़ा एक्सपर्ट होगा कोई, फिर मैं बोलूंगा नहीं यार मैं दिल्ली से बुला लेता हूँ, अच्छा मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके टाइम पर आउटसोर्सिंग का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड से हम किसी भी कोने से हम दुनिया में इधर बंदा बुला सकते हैं, अपना यहाँ पर काम करा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉल सेंटर। इंडिया में बंदा बैठा होता है ना, वो यूएसए में किसी बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करता होता है, यूएसए की कंपनी के लिए शिफ्ट में काम कर रहा होता है, वही चीज़ है। कंपनीज हायर रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन कंट्रीज। लीगल सर्विस मांग ली, मैं यूएसए के लॉयर से पूछ रहा हूँ भाई डिवोर्स कैसे कराते हैं, यूएसए के लॉयर से पूछ रहा हूँ भाई मुझे बता मेरा स्कूल है ना वो ऐसे ऐसे काम करता है, मेरे को बता क्या करूँ मैं, हाउ टू सू अ स्कूल, वो भी चीज़ बता सकता है वो, ठीक है। ये भी चीज़ आ गई, ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बात है, ये सब आईटी की वजह से तो हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से तो हुआ ये सारा काम, ठीक है। वॉइस बेस्ड, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बुक, मतलब टीचर्स आ गए, अब आप म्यूजिक सुन सकते, इंग्लिश रिहाना गाना आप सुन रहे हो, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से आजकल इंग्लिश सिंगर है उसके गाने सुन रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सिद्धू मूसेवाला इंडिया का, वो इतना फेमस है बाहर यार, वो सब क्या आउटसोर्सिंग तो है यार, वो मतलब कि सिद्धू मूसेवाला था हो गया बेचारा, लेकिन चलो बड़ा अच्छा सिंगर था यार वो, छोटी उम्र में बेचारा। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, इंटरनेट वगैरह की वजह से भी सब कुछ हुआ है। एमएनसी स्मॉल कंपनी आजकल आउटसोर्स कर रही है अपनी चीज़ों को। लो वेज रेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड में, अब क्या हो रहा है देखो, सबसे ज़्यादा हमको पता है सबसे ज़्यादा लो वेजेस, सबसे ज़्यादा सब कुछ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादा है। बाहर की कंपनीज यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आके काम करती है, यहाँ पर इंडिया के लोगों को काम लगवाती है, ये सब वो कर रहे हैं, उनको पता है ये सबसे अच्छा जगह है। अब ये सब तो सर हो रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ा कौन आदमी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हमको बताई गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले हम बोलते थे GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये लिखा हुआ है मैंने। 1948 में 23 कंट्रीज थी हमारी कोई, वो मिलके ना उन्होंने बनाई दोस्ती की, बोलते भाई आ जाओ साथ मिलके बैठो, हम क्या करेंगे, हम ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हम ये 23 कंट्रीज आपस में कुछ भी ट्रेड कर सकती है, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं डाल रहा कोई भी। ये बोल रहे हैं कि हम मिलकर ट्रेड करेंगे, मिल चल के एक दूसरे को सारा सामान बांटेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इंडिया भी इसका एक मेंबर था एक टाइम पे। धीरे धीरे करते करते अब ये क्या हुआ, इसको लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। बाद में 1995 में इसी चीज़ को हमने बोल दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनका सिंपल सा ये था कि कोई भी देश अपने पास कोई ऐसे हवा में हवाई फायर नहीं छोड़ दे कि हाँ भाई मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ इंपोर्ट हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ एक्सपोर्ट हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ये हो, कोई अपने आप फालतू के कोटा या टैरिफ नहीं लगाए। वो बोले कि करना है तो लॉजिकली करो भाई, आर्बिट्रेरी मतलब कि कोई भी रैंडम या कोई भी फ्रॉड रिस्ट्रिक्शन अपनी तरफ से मत लगाओ। हम चाहते हैं मिल बांट के ट्रेड हो सारे देश के अंदर, सारे मिल बांट के ट्रेडिंग कर ले, सबको फायदा हो, ये इसका फायदा। तो WTO ये चाहता था। इट इज़ टू एनलार्ज प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो, ट्रेड ऑफ सर्विसेज हो, यूटिलाइजेशन वर्ल्ड रिसोर्सेज के अच्छे से कर पाए। देखो गैट जो था ना, ये सिर्फ हमारे गुड्स की बात करता था। जो WTO बना ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो, बायलेटरल, मल्टी, 2 कंट्रीज के बीच या 4-5 कंट्रीज के बीच सब कुछ हो, टैरिफ कम करें, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाएं हम लोग, अच्छा मार्केट एक्सेस दे, सारे काम। अब देखो ना यूएसए यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से यूएसए में बेचते हैं सामान, वो चीज़ भी हुआ। अब इंडिया जो है वो भी इसका अच्छा मेंबर है, वो भी इसको फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इंडिया को अच्छा मार्केट मिल रहा है, स्कॉलर बोलते हैं कि इंडिया, हाँ भाई इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इंडिया अब हर जगह अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। लेकिन ना कुछ अब देखो
अच्छाई करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बुराई करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं दुनिया में। जो अब जिन्होंने बुराई निकाली ना, उसने ढूंढ ही ली। वो कहता है नहीं भाई, WTO का मेंबर इंडिया जो बना ना, इसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ। बोलता क्या नुकसान हुआ भाई बताओ, WTO का मेंबर होने का तो फायदा दे रहा है यार हमको। कहता नहीं 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 भाई, इससे हो क्या रहा है, इससे सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा हो रहा है। डेवलप कंट्री क्या करती है, समझ लो डेवलप कंट्री, अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, समझ लो USA वाला क्या करता है, इंडिया में सामान बेचता है, ठीक है, वो इंडिया को इंपोर्ट करता है, रज के खुल के इंपोर्ट करता है। इंडिया ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं है, इंडिया तो बड़ा अच्छा साथी है, बोलता है नहीं नहीं भाई कोई। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है ना, USA वाला बोलता है नहीं तू हमको ना सिर्फ ये इतना ही बेच सकता है, एक लिमिट लगा दी है। वो बोलते हैं अच्छा ये भी चीज़ है, तो इसलिए ये भी चीज़ है कि वो बोलता है कि डेवलप जो कंट्रीज है ना, उनको ना, जो डेवलप कंट्री है उनको फायदा, वो चीट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, दे आर अ चीटर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आगे हम लोग इंडिया की पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या थे इस जो पीरियड के अंदर, पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या मिले इस पीरियड के अंदर। पहला मिला कि हमारी जो GDP ग्रोथ हो गई। देखो अगर आपने एग्जाम में आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर कि बच्चों ये बताओ पॉजिटिव इंपैक्ट्स या इंडिया की परफॉर्मेंस, पॉजिटिव इंपैक्ट्स बताओ इंडिया के, ठीक है, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। आप इसको कैसे लिखोगे, देखो जिनको पूरे नंबर चाहिए बच्चों को ना, वो सीधे लिख दें कि ग्रोथ ऑफ GDP हुई, इंडिया की GDP ग्रोथ हुई, ठीक है ना। अगर एक नंबर ज़्यादा चाहिए, वो लिख सकता है कि पहले 5.6% थी, अब 8.2% हो गई, ठीक है। फैक्ट ये है GDP ग्रोथ हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो गई हमारे यहाँ पर। सर्विस सेक्टर मतलब 3 किस्म के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर वाला, सेकेंडरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला, टर्शरी हो गया सर्विस, जो मैं हूँ सर्विस सेक्टर। इसकी बोलबाला बढ़ गया भाई, इसकी भौकाली चल गई वो चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़, कॉन्टिन्यू हाई लेवल ऑफ ग्रोथ आ रही थी, आपको पता है GDP ग्रोथ हो रही थी, हर जगह सेक्टर में ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा हुआ, सब कुछ होना शुरू हो गया। अगली चीज़ हुई हमारा FDI, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। कैसे पता चलता है सर, ठीक है, पहले क्या था हमारा, देखो $6 बिलियन से, ये देखो 6 बिलियन, पहले हमारा पहले बड़ा कम था हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम USA। अब US के अंदर पहले 100 मिलियन था, फिर 30 बिलियन हो गया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज अब 6 बिलियन हो गया। अब के टाइम पे ये 413 बिलियन हो गया। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है ना, लोग इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं, FDI बढ़ा रहे हैं लोग, फॉरेन डायरेक्ट। ये देखो ये लिखे ना FDI, इसका है फुल फॉर्म FOREI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बाहर से लोग यहाँ पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। उसके बाद इंडिया का अच्छा एक्सपोर्ट बन गया। पहले क्या था, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता, अब इंडिया देखो नंबर 1 है बहुत जगह, चीनी में नंबर 1 है इंडिया, ब्राज़ील के बाद, ठीक है ना, इंडिया भी अब आ गया है। इंडिया काफ़ी स्पाइसेस वगैरह जो पहले सोन चिड़िया थी, अब वो वापस एक सच एक्सपोर्टर हो गया था कि हाँ भाई इंडिया अपने दवाइयाँ, IT सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये सब भी होना शुरू हो गया था। लेकिन सर नुकसान तो बताओ बेटा, नुकसान तो है ही है ना। नुकसान क्या है, GDP बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी इंडिया के अंदर, नॉट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट। GDP बेशक बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर को इतना बेनिफिट नहीं हुआ। हम बोलते हैं इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सेल्फ सफिशिएंट बना इंडिया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ी, सब कुछ हुआ सर, लेकिन GDP नहीं बढ़ा इंडिया का। GDP जो इसका कंट्रीब्यूशन था ना एग्रीकल्चर का, वो धीरे धीरे कम होता रहा। ऑब्वियसली बात है, ये इस पे बड़ा नुकसान हुआ कि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, सब्सिडी नहीं दे रहे थे हम लोग, ठीक है, सब्सिडी नहीं दे पा रहे थे हमारे उधर, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हमारी इधर यहाँ ख़त्म हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया भाई, चावल बाहर से आ गया, ये भी हो गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इतना नहीं अच्छा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जैसे कि सरकार बोल देती है कि 30 रुपये कम से कम इस फार्मर को मिलेगा, चाहे फ्लड आ गया, उस समय सरकार इस चीज़ का काम आती है। ये हो गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रैटेजीज एग्रीकल्चर के लिए, वो भी थोड़ा ख़राब हो गया ना। अब क्या कह रहे थे लोग, बोलते हैं एग्रीकल्चर को साइड पे कर दो, अब हम लोग सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इस वजह से। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया, हर साल सरकार बोलती है कि भाई इतना डिसइन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करती है सरकार, वो पैसा सरकार डाल देती है ऐसे फंड के अंदर, जो हम कोई क्राइसिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए कभी देश को, तब हम यूटिलाइज करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे अच्छा वो कर सकते थे, कम पैसों में बेचते थे, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज आफ्टर देन
जब कि हाँ भाई कभी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आ गई तब यूज़ करेंगे। अगर उसको डेवलपमेंट पीएससीज के लिए ही करें, उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करें, अगर जो बाकी पब्लिक एंटरप्राइज उधर ही इसका यूटिलाइज करें, क्या हम लोगों को और डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो चीज़ के लिए बोलते थे, ठीक है ना। ये देखो कि जो एसेट्स ऑफ पीएससी हैव बीन अंडर वैल्यूड, कि 100 करोड़ की जगह हम लोग 40 करोड़ में बेच रहे हैं, 60 करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं हम लोग, वो भी हो रहा है। रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज की बात की, इसके अंदर क्या नुकसान हुआ, ठीक है ना। अब जब इसकी बात आ गई ना तो लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना, सरकार ने इतना पैसा खर्चना खत्म कर दिया, ठीक है। वहाँ पर सरकार बोलती थी यार हमें तो इतना रोड पर हमें अभी इस समय इससे रोड की जरूरत नहीं है, नहीं इस रोड को हम रहने देते हैं, इधर वाले हाईवे को हम रहने देते हैं। वो चीज़ सोशल सेक्टर में थोड़ी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गई, ठीक है। टैक्स को कम तो किया, टैक्स को कम करने उनका मेन रीज़न ये था, टैक्स कम इसलिए किया उन्होंने बोला कि लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन मतलब कि टैक्स की चोरी छुपाते हैं लोग, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें ना ख़त्म हो जाएं, ज़्यादा रेवेन्यू आए। बट ना इसकी वजह से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। टैरिफ को इन्होंने बोला कम करो, ठीक है, वो भी उससे भी फ़ायदा तो हुआ नहीं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो वो तो भले ही बंद होना शुरू होने, वो बोलते हैं भाई यार ये तो डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए, हमको अच्छा करना पड़ेगा और बेटर अपने आप को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगाने के लिए, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग ना आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे टैक्स ही नहीं चार्ज करेंगे। उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरफ से टैक्स हटा दिया, वहां से टैक्स हटाया, उसका बर्डन पड़ा हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर, इंडिया वाले से वो टैक्स लेना शुरू कर दिया, वो चीज़। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज आल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन। अभी तो आपने सर आप पूरा चैप्टर बताया, आपने बोला इंडस्ट्री को फायदा हुआ, फायदा हुआ, फायदा हुआ, अब आप बोल रहे स्लो डाउन हो गया। हुआ क्या, देखो बच्चों मेरी बात समझो, इधर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये जूम करके आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक खिलौना बनता, टॉयज़ बनते थे इंडिया के अंदर, इंडिया में टॉयज़ बनते हैं, और ये यूएसए के टॉयज़ है। दो कलर अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये देखो लाइन बीच में, ये लाइन को देख लेना, ये समझ लो ऐसे करके मैंने बना, ये टॉयज़ है समझ लो, ये चाइना का है। सरकार ने बोला भाई अपने यहाँ पर इंपोर्ट की जो पॉलिसी चेंज करो, इंपोर्ट अपने करवाओ आप लोग, एक्सपोर्ट्स भी करो। अब क्या हुआ, इंडिया में जो टॉयज़ बनते थे ना, समझ लो वो एक टॉय बनता था 30 रुपये का, चाइना से जो टॉय आता था ना, चाइना से टॉय आता था वो आता था सब 10 रुपये का। इंडिया वाले उस समय क्या करते थे, इतना टैरिफ लगाते, सब टैक्स बना बना के खर्चा कर करके इसको वो लोग 35 का बना देते थे। ये तो फिर गलत है ना। इसी चीज़ को उन्होंने बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कि भाई ये तो तुम कर रहे हो ना, इसको कम कर दो, इसको हटा दो भाई, ये गलत चीज़ है यार, इससे तो नुकसान हो रहा है, ये तुम लोग कर रहे हो, ये गलत है। वो बोलते अच्छा ये गलत है, ठीक है, फिर हम काम करते हैं, हम ना चलो हटा देते हैं सब कुछ। ऑब्वियसली अब ये 10 रुपये का था ना, इसको इनको ज़्यादा ज़्यादा 15 कर सकते थे। अब मुझे बात बताओ, अब आप हो, आप 30 रुपये का खिलौना लोगे या 15 का वही खिलौना लोगे? आप तो बोलोगे सर 15 का यही खिलौना लूंगा मैं, तो मैं क्यों 30 रुपये खर्चूँ क्या बेफालतू के। क्या हुआ, डिमांड चाइना के प्रोडक्ट की, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई, इंडियन गुड्स की, इंडियन या जिसको मैं बोल दूंगा डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो गई। तो हाँ यार अगर ये कम होगी इसका मतलब तो यही है ना सर कि हाँ इंडिया को इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन मिल गया, क्योंकि अब जो इंपोर्टेड सामान था उनकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है, वो चीप पड़ रहा है। यही था एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर क्यों कम हुई, ये एक रीज़न था भाई। आ जाओ अब इस पे कि लिखा गया सर ने कि देखो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू चीपर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट चीप हो गए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इंफ्रा नहीं था इंडिया के अंदर। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर क्या था, जहाँ पर हम ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स चाहते थे, सब कुछ वो भी करना हमको अपनाना पड़ रहा था। उसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतना कंपटीशन मिलना शुरू हो गया था, उनको दिख रहा था हमारे प्राइसेस ज़्यादा है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू जो सामान बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट होकर आ रहा है, वो भी चीज़ आ गई। ठीक है, इंफ्रा यहाँ पर, पावर सप्लाई यहाँ पर, आप सोचो यहाँ बिजली इतनी कटती थी, बंदा बोलता था इतनी बिजली कट होती है यहाँ पर, काम क्या करेंगे हम लोग, ये भी बड़ी दिक्कत, वो आज तक दिक्कत है गांव में। देखो अब तो शहर में बड़ा फायदा हो गया, अभी भी गांव में ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं आती है बड़ी, वो भी नुकसान अभी तक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन तो कहता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स करो, ठीक है ना, उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो गया भाई। ठीक है, अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज मार्केट्स,
वही आपको मैंने बताया कि इंडिया वाले यूएसए में कर सकते हैं, यूएसए वाले इंडिया में अनलिमिटेड सप्लाई कर ले, लेकिन इंडिया वाले यूएसए में जब सप्लाई करने जाते हैं ना, वो बोलते हैं भाई हमने आपको बोला कि आप 50 किलो से ज़्यादा नहीं बेच सकते। भाई इंडिया बोलता है यार तू तो यहाँ पर 500 किलो फेंक रहा है, हम तेरे को 50 किलो ही दें सिर्फ। कहता नहीं भाई मेरी पॉलिसी ये है। यहाँ पर भी नुकसान हुआ, तो डेवलप कंट्री ने हमको चीट किया वो भी। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन अब हम लिख लेंगे चैप्टर की। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ, तो आपको ओवरऑल कंक्लूजन एक चैप्टर की एक तरफ से दे दूं मैं कि हाँ भाई ओवरऑल कंक्लूजन सर ये कहना चाह रहे थे आपको, इस चैप्टर आपको ये बताना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हैज ऑल्सो प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए हैं इसके, नेगेटिव इंपैक्ट भी हुए हैं। हाँ सर हुए हैं। थोड़े कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी के साथ देखो, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल, हम लोगों को ग्रेटर एक्सेस मिला, हम मार्केट्स में गए, दूसरी मार्केट में हमने काम किया, हमने सारा काम सीखा वहाँ पर, हमने नया मार्केट शेयर बनाया, हमने एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाए, हमको और पैसे मिले, वो चीज़ तो हुई, पॉसिबिलिटी बनी। थोड़े कहते हैं भाई इसका हमको नुकसान हुआ, क्योंकि उधर डेवलप कंट्रीज आ गई, डेवलपिंग इंडिया जैसे कंट्री में हमने मार्केट बना ली, यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज बेचारी मर गई, लोकल इंडस्ट्रीज वाले परेशान हो गए, वहाँ पर यह दिक्कत आ गई उनको, ठीक है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ गई। डिस्पैरिटीज का मतलब है इन इक्वालिटी, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, वो चीज़ रही, ये भी आ गया सर। तो ये सब है हमारा इस चैप्टर की पूरी कहानी। समझ गए कि एलपीजी के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। अगला हमारा चैप्टर बनेगा मेरे हिसाब से, अगला चैप्टर जो है ना हमारा, वो है हमारा रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, उसको एक बार चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, पीछे क्वेश्चन दिए कुछ, उसको सॉल्व देखो क्या है क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ देखो, अब मेरे को आप कमेंट डाउन करके पहले ये बताओ, आपके अभी आपके थोड़े मिड टर्म पेपर एग्जाम वगैरह आने शुरू हो जाएंगे शायद से, तो अभी टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं ना, अभी तो स्कूल वगैरह के अंदर से हम लोग बोलते हैं से हाफ सेमेस्टर, फुल सेमेस्टर, ऐसे एग्जाम शुरू हो जाते हैं, हर अलग स्कूल का अपना अपना सिस्टम होता है। तो अब देख लो कि मैं चाहता हूँ कि उससे पहले पाँच चैप्टर तो हो जाएगी, मैक्सिमम बच्चों को 4-5 चैप्टर तो आते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको हफ्ते में एक अभी मिल रही है, थोड़ा सा अभी बेयर कर लो, टिल सितंबर, आपको अगस्त के बाद आपको रेगुलर में थोड़ी स्पीड आपकी बन जाएगी, फिर आपको हो सकता है 2 लेक्चर इसके मिले या 2 लेक्चर बिजनेस स्टडीज़ के मिले, स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब आपने क्या काम करना है, अब देखो इतनी यहाँ तक पहुँच के वीडियो देखते थे, तो पहले सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो दोस्तों को, सबको पहुंचा दो, घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, हमारे सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।